बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 9 की द्वितीय पुस्तक है संचयन भाग 1, जिसमें कि मैंने आपको महादेवी वर्मा द्वारा लिखी कहानी गिल्लू पढ़ाई थी। बच्चों, आशा है आपने कहानी को समझा होगा। और उसके बाद आइए अब मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ बताती हूँ। इसे मैंने लिखा भी है और इसको मैं पढ़कर भी आपको बताऊंगी। इसे आप सुंदर से अपने फेयर कॉपी में उतारेंगे। आइए बच्चों, अब मैं आपको प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ बताती हूँ। आपके स्क्रीन पर है गिल्लू, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। यह संचयन भाग 1 का पाठ 1 है, कक्षा 9 के लिए। बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 9 पुस्तक का नाम संचयन भाग 1 पाठ 1, पाठ का नाम है गिल्लू और लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। बच्चों, शब्दार्थ है जिसको मैं पढ़ रही हूँ और उसका अर्थ भी मैं आपको बता रही हूँ। जूही एक प्रकार का फूल जो पीला होता है। अनायास यानी अचानक। हरितिमा यानी हरियाली। लघु प्राण यानी छोटा जीव। छुआ छुअव्वल यानी चुपके से छूकर छिप जाना और फिर छूना। समादरित यानी विशेष आदर। अनादरित यानी आदर का अभाव। तिरस्कार। अवतरण प्रकट। कर्कश कटु, कानों को ना भाने वाली। काकद्वय दो कौवे। नीचेष्ट बिना किसी हरकत के। आश्वस्त निश्चित। स्निग्ध चिकना। विस्मित आश्चर्यचकित। लघुगात छोटा शरीर। अपवाद सामान्य नियमों को बाधित करने वाला। खाद्य भोजन। घोंसले नीड रहने की जगह। परिचारिका सेविका। वर्णासन मृत्यु के निकट। उष्णता गर्मी। पीताम्बर पीले रंग का। बच्चों, अब संचयन भाग 1 पाठ 1 गिल्लू का प्रश्न उत्तर मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, जिसे आपको सुंदर अक्षरों में कॉपी पे लिखना है। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन सा विचार उमड़ने लगा। सोन जूही की लता में लगी पीली कली को देखकर लेखिका को अनायास ही उस लघु जीव गिल्लू का स्मरण हो आया, जिससे सोन जूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। गिल्लू उस लता की हरिमा में छिपकर बैठ जाता था और लेखिका के पौधे के निकट पहुंचती वह उन्हें चौंकाते हुए कूदकर उनके कंधे पर बैठ जाता था। इसीलिए लेखिका की आंखें सोनजोई की लता में उस लघु प्राण गिल्लू को खोजती रहती है। इस प्रकार सोनजोई के पीले पुष्पों को देखकर गिल्लू की याद आते ही लेखिका के मानस पट पर उभरने लगती है। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है। लेखिका ने कौवे को एक साथ ही समादरित और अनादरित कहा है, क्योंकि कौवा पितृपक्ष में पुरखों के रूप में अन्न ग्रहण करते हैं और अपनी कर्कश वाणी में प्रियजनों के आने का संदेश सुनाते हैं। कर्कश वाणी स्वार्थी प्रकृति तथा मांसाहारी होने के कारण लोगों के अनादर का पात्र बनते, इसलिए उन्हें यह नाम दिया जाता है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, गिल्लू के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। कौवे के चोट से घायल गिलहरी के बच्चों का उपचार करने के लिए लेखिका उसे उठाकर अपने कमरे में लाई। रक्त पोंछकर रुई से पेस्लिन का मलहम लगाया। रुई की पतली बत्ती में दूध भिगोकर उसके मुंह में दूध की बूंदें डालने का प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह खुल न सका। कई घंटों के प्रयास के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। 3 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और लेखिका अपनी की उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर देखने लगा। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू को नया जीवन प्रदान किया। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। यह आपका चौथा प्रश्न है। अपने लेखक कार्य में बस लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक नया उपाय खोज निकाला था। वह उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता था। उसके दौड़ने का सिलसिला तब तक चलता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ जाती थी। बच्चों, 5वां प्रश्न है, लेखिका को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और इसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किए। जब गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत का आगमन हुआ तो बाहर की गिलहरियां खिड़की के जाले से पास आकर
चिक चिक करके कुछ कहने लगी। नीम और चमेली की सुगंध से लेखिका का कमरा सुगंधित हो उठा। लेखिका भी जाली के पास बैठकर बाहर खेलती हुई गिलहरियों को देखने लगी। उस लघु प्राणी के जीवन में स्वाभाविक विकास के लिए लेखिका ने उसे मुक्त करने की आवश्यकता महसूस की। गिल्लू की दूसरी गिलहरियों के साथ खेलने का अवसर देने के लिए लेखिका ने कीले निकालकर खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया। इस मां से बाहर निकलकर गिल्लू ने भी मुक्ति की सांस ली। प्रश्न 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचालिका की भूमिका निभा रहा था? मोटर दुर्घटना में आहत होकर जब कुछ दिन अस्पताल में रहकर लेखिका घर लौट आई, तब जब लेखिका घर में विश्राम करती थी तो गिल्लू उनके तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता रहता था। वही कुशल परिचारिका के समान लेखिका की प्रेम से सेवा कर रहा था। बच्चों, प्रश्न 7 है, गिल्लू की किन चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय नजदीक है? गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत समीप आते ही उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो अन्य गिलहरियों के साथ खेलने बाहर भी नहीं गया। रात में अपने झूले में उठकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया। उसके ठंडे पंजों को देखकर लेखिका को आभास हो गया कि अब उसकी मृत्यु निकट है। वो उसकी लेखिका की उंगली को पकड़कर चिपका था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु वह उसे बचा न सकी और प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह सदा के लिए सो गया। बच्चों, 8वां प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया का आशय स्पष्ट कीजिए। इस कथन का आशय है कि सुबह होते ही गिल्लू ने अपने गिलहरी के शरीर को त्याग दिया। प्रकृति का यही अटल नियम है कि मृत्यु के बाद आत्मा किसी नए शरीर में जाकर एक नए रूप में जन्म लेती है। गिल्लू की आत्मा ने गिलहरी के पुराने शरीर को त्याग दिया, जिससे वह इस संसार में किसी और रूप में जन्म ले सके। बच्चों, प्रश्न 9 अब आपका आखिरी प्रश्न है। सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? गिल्लू को सोनजूही की लता के नीचे समाधि दी गई क्योंकि सोनजूही की लता में छिपकर बैठना, उसके आसपास खेलना, अचानक उछल लेखिका के कंधों पर बैठकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देना गिल्लू को बहुत अच्छा लगता था। सोनजूही की लतों के नीचे बनी गिल्लू की समाधि ने लेखिका के मन में इस विश्वास को जगा दिया कि इस सोनजूही की सिराओं में बिखकर लघु वासंती कली के रूप में हमेशा गिल्लू जीवित रहेगा। जब जब सोनजूही की कलियां खिलेगी, गिल्लू की चंचलता और उसकी यादें लेखिका के मनोमस्तिष्क में उभरती रहेगी। आशा है बच्चों आप इसका प्रश्न का उत्तर अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे।